अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैप्टन किट का लॉन्ग क्वेश्चन। दिसंबर 2010 का जो है ये पास पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का नाम है प्रीमियर। तो रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर प्रीमियर एज एट 30 सितंबर 20x0। तो मैं यही लिख देता हूँ, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट पोजीशन फॉर प्रीमियर एज एट 30 सितंबर 20x0। तो ये मेरी होगी रिक्वायरमेंट। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। अब हमने सी एस ओ एफ पी बनानी है, तो मैं सीधा सीधा चला जाता हूँ वर्किंग्स पे। यहाँ पर मैं वर्किंग्स बनाता हूँ। वर्किंग नंबर 1, ग्रुप स्ट्रक्चर। वर्किंग नंबर 2, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी। उसके बाद आपकी वर्किंग नंबर 3 आ जाएगी, गुडविल की। फिर आपकी वर्किंग नंबर 4 आ जाएगी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। एंड फाइनली आपकी आ जाएगी वर्किंग नंबर 5, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स की। अब मैं वन बाय वन वर्किंग्स को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और जो क्वेश्चन में रेलिवेंट डाटा होगा उसको इसमें पुट करता जाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कितने परसेंट एक्वायर किया है प्रीमियर ने दूसरी कंपनी को। ऑन 1 जून 20x0, 1 जून को 80% शेयर कैपिटल एक्वायर किया है प्रीमियर ने सैनफर्ड का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रीमियर ने 80% एक्वायर किया है सैनफर्ड को। और कब किया है? 1 जून को। और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? 30 सितंबर को। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स की। तो 4 मंथ्स बाद जो है आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 4 मंथ्स लिख देता हूँ ताकि मेरे माइंड में ये चीज रहे कि 4 मंथ्स की है। उसके बाद 20% आपका एनसीआई हो जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वर्किंग 1 हमारी खत्म होगी। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। वर्किंग 2 पे चलते हैं, कंट्रोल बी। यहाँ पर मेरे पास दो आएंगे, एक्विजिशन डेट आएगी और साथ मेरे पास रिपोर्टिंग डेट आएगी। यहाँ पर मैं इसको 000 में वर्किंग है तो लिख देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका शेयर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर शेयर प्रीमियम तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, रिटेन अर्निंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो रिटेन अर्निंग्स जो है वो यहाँ पर आएंगी। अच्छा, सही है। बाकी चीज़ें जो भी हैं हमको साथ साथ नोट्स पढ़ के पुट अप करते जाएंगे, ठीक है। एक चीज आपने याद रखनी है कि जितनी भी मेजर एडजस्टमेंट्स हैं हमने समझ ली हैं। अब हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी न्यू एडजस्टमेंट आएगी तो आपने उस क्वेश्चन से ही समझनी है। इसी तरह हम आगे मूव करते जाएंगे। तो जितनी भी जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स न्यू आ रही हैं तो आपने उस क्वेश्चन से उनको समझना है। बस वो कॉन्सेप्ट जब आपने पिक कर लिया तो नेक्स्ट टाइम अगर एडजस्टमेंट आ गई तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। On 1st June 20x0, Premier acquired 80% of the equity share capital of Sanford. The consideration consisted of two elements: a share exchange of 3 shares in Premier for every 5 acquired shares in Sanford, and 800,000 cash. The share issue has not yet been recorded by Premier. At the date of acquisition, shares in Premier had a market value of $5 each. तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मुझे पता चल गई, दो है यहाँ पर। सबसे पहले तो है आपके यहाँ पर कैश। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले डाल देता हूँ $000 लिख देता हूँ कि कैश जो है आपने पे किया है 800,000 किया है, तो इसका मतलब है 800 होगा। 000 में वर्किंग कर रहे हैं। दूसरा आपने किया है शेयर एक्सचेंज, कि आपने शेयर टू शेयर उसके शेयर एक्वायर करने के बदले अपने शेयर इशू किए। जब आपने अपने शेयर इशू किए तो आपका अपना शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम बढ़ेगा, और वो जो इंक्रीज है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब ये है कि आपने मेन फॉर्मेट में उसको भी एडजस्ट करना है। बहरहाल, अब अगर मैं शेयर्स देखूं, सैनफर्ड के तो 5,000 है, ठीक है। और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू $1 है, तो उसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने होंगे? 5,000 ही होंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ कि मेरा शेयर एक्सचेंज से क्या कॉस्ट पड़ी है। तो 5,000 टोटल शेयर्स थे, जिसमें से आपने 80% एक्वायर किया। तो मैं 0.8 लिख देता हूँ। 0.8 का मतलब 80% ही होता है। मल्टीप्लाई बाय
शेयर एक्सचेंज क्या था? शेयर एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स एक्वायर्ड इन स्टैनफोर्ड, तो 3/5 शेयर एक्सचेंज है। और आपके शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 5 है, तो इससे आपके पास शेयर एक्सचेंज आ गया। तो जब मैं टोटल कर दूंगा इसको, तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो साथ साथ जो है मैं जो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी उस हिसाब से मैं उसको एडजस्ट करता जाऊंगा। रिटेन अर्निंग्स जो है यहाँ पर मुझे 4500 नजर आ रही है रिपोर्टिंग पे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4500। एक्विजिशन की देखते हैं किधर है, किधर मेंशन है। उसके बाद नीचे चलते हैं, नोट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ सैनफोर्ड्स एसेट वर इक्वल टू देयर कैरिंग अमाउंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। जब आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया तो सैनफोर्ड के एसेट जो है और उनकी जो फेयर वैल्यू थी वो सेम थी, सिवाय एक चीज के, जो कि सैनफोर्ड की प्रॉपर्टी थी। उसकी प्रॉपर्टी की क्या फेयर वैल्यू थी? दिस हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 1.2 मिलियन बिलो इट्स कैरिंग अमाउंट, कि उसने जिस अमाउंट पे अपनी बुक्स में सैनफोर्ड ने प्लांट को रिकॉर्ड किया हुआ था, प्लांट जब आप मार्केट में गए, आपने उसकी मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई की, तो आपको पता चला कि वो 1200 से कम है। 1200 से कम है, तो हमने भी यहाँ से 1200 से क्या करनी है? कम करनी है। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जब हम करेंगे, वो होगी हमारी प्लांट की, ये होगी -1200, क्योंकि अब प्लांट की वैल्यू गिर रही है, प्लांट की वैल्यू गिर रही है, प्लांट की वैल्यू गिर रही है। ठीक है। अब डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा, डेप्रीसिएशन आप क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर डेप्रीसिएशन जो है वो ऐड बैक करेंगे। कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू, ऐड बैक क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू असल में कम है 1200 से, लेकिन जो सब्सिडरी ने, क्योंकि उसकी बुक में जो इंक्रीज होगा उसके साथ रिकॉर्ड की होगी, तो उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की होगी। जबकि आपको पता चला यार इसकी मार्केट वैल्यू तो कम है, तो अगर इसकी वैल्यू कम है तो डेप्रिसिएशन जो है वो कम होनी चाहिए। इसी वजह से हम यहाँ से भी डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। हम कर देते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। माइनस मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है, तो जब मैं इससे लिंक करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से 8 ईयर्स है, और 4 मंथ्स बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आप डेप्रिसिएशन को टाइम अपोर्शन भी करेंगे, 4/12 करेंगे। इससे आपके पास ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो आपने ऐड बैक करनी है। ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब वैल्यू गिरती है एसेट की, तो इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा चार्ज कर दी होगी सब्सिडरी ने, तो हमने जितने से वैल्यू कम हुई है उस पे जो डेप्रिसिएशन बनती है उसको हमने ऐड बैक कर देना। ठीक है। शेयर कैपिटल में देख लेता हूँ यहाँ पर कितना है, 5000 है, तो यहाँ पर मैं 5000 लिख लेता हूँ शेयर कैपिटल, 5000 और 5000। ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब नोट 2 पढ़ते हैं। प्रीमियर हैड 2 million of inventory that had been supplied in post acquisition period by Sanford as at 30 September 20x0। वो ये कह रहा है कि प्रीमियर के पास इन्वेंट्री मौजूद है जो कि उसने सैनफर्ड से ली है, यानी कि सेल जो है वो सब्सिडरी टू पेरेंट हुई है। उसने सैनफर्ड से इन्वेंट्री ली है, यानी कि सेल जो है वो सब्सिडरी टू पेरेंट हुई है। सब्सिडी टू पेरेंट, तो इसका मतलब है कि ये पर्प यहाँ पर एडजस्ट होगा। सब्सिडी टू पेरेंट का सब्सिडरी टू पेरेंट सेल का पर्प वर्किंग नंबर 2 में आपके एडजस्ट होता है। पर्प हम निकालते हैं। अब वो ये कह रहा है कि प्रीमियर हैड 2 मिलियन एट अ कॉस्ट टू प्रीमियर, यानी कि प्रीमियर को जो कॉस्ट पड़ी उस पे, ऑफ इन्वेंट्री दैट हैड बीन सप्लाइड इन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड बाय सैनफोर्ड एज एट 30 सितंबर 20x0। सैनफोर्ड मेड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 25% ऑफ दीज सेल्स। सैनफर्ड ने प्रीमियर को बेचा कितने का? 2 मिलियन का। देखिए उसने लिखा हुआ है एट कॉस्ट टू प्रीमियर, के प्रीमियर को तो 2 मिलियन कॉस्ट पड़ी ना, उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हुई ना सैनफर्ड के लिए, प्रीमियर के लिए कॉस्ट हुई, उसके लिए सेलिंग प्राइस हुई। ठीक है। तो अब ये सारी इन्वेंट्री 2 मिलियन की मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री 2 मिलियन की मौजूद है ईयर एंड पे, ठीक है, उस पे जो प्रॉफिट है वो अनरियलाइज्ड है, क्योंकि वो ग्रुप के अंदर ही है, तो वो आपका पर्प होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू माइनस 2 मिलियन है 2000 मल्टीप्लाई बाय आपका मार्कअप है तो 25 डिवाइडेड बाय 125। यह मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर्स में भी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2000 को 125 से डिवाइड कर दिया कि यार ये सेलिंग प्राइस है 125% के बराबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस सारे का सारा प्रॉफिट अनरियलाइज होगा, क्योंकि जो 2 मिलियन की इन्वेंट्री मौजूद है वो ईयर एंड पे इन्वेंट्री में ही शामिल है, तो इसका मतलब है कि उस पर जितना भी प्रॉफिट है वो अनरियलाइज होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर
आगे रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन जो है आपने ऊपर भी देखा, आपको कोई नजर नहीं आई, ठीक है। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब उसको देखते हैं कि कैसे आप निकालेंगे। यहाँ पर अगला नोट पढ़ लेते हैं, जो भी हमें जब रेलिवेंट डाटा मिलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन निकलेगी। अगला नोट है, प्रीमियर हैड अ ट्रेड बैलेंस, ट्रेड पेबल बैलेंस ओइंग टू सैनफोर्ड ऑफ 350,000 एज एट 30 सितंबर 20x0। तो एक बैलेंस है प्रीमियर और सैनफोर्ड का, पेबल बैलेंस है प्रीमियर के अकाउंट में 350,000 का। दिस डिड नॉट एग्री विद कॉरिस्पॉन्डिंग रिसीवेबल इन सैनफोर्ड्स बुक ड्यू टू 130,000 पेमेंट मेड टू सैनफोर्ड विच सैनफोर्ड हैज नॉट येट रिकॉर्डेड। वो ये कह रहा है कि प्रीमियर ने अपने पास पेएबल रखा हुआ है 350,000 का, और इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग रिसीवेबल है जो सैनफर्ड ने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो उसने जो भी किया हुआ है, कम या ज्यादा किया हुआ है, वो एग्री नहीं कर रहा, वो एग्री नहीं कर रहा इस रिकॉर्ड के साथ 350,000 रिसीवेबल के साथ। क्यों? क्योंकि पेमेंट जो है प्रीमियर ने 130,000 की सैनफर्ड को भेजी हुई थी, जो कि सैनफर्ड ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। तो सैनफर्ड ने अगर रिकॉर्ड नहीं की तो इसका मतलब ये है कि जो सैनफर्ड की बुक्स हैं उसमें जो है वो बैलेंस एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इंटर कंपनी बैलेंस हमारा ये 350,000 ही होगा, क्योंकि जो सैनफर्ड है उसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है ना, तो इसका इसका रिकॉर्ड तो ठीक है, यानी कि ये जब 130,000 का आप जो कैश इन ट्रांजिट एडजस्ट करेंगे तो वो भी 350,000 हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी कि जिसका रिकॉर्ड ठीक होता है तो उसका मतलब है कि इंटर कंपनी बैलेंस वही होगा ना। तो 350,000 हमारा इंटर कंपनी बैलेंस आ गया, और 130,000 हमारा कैश इन ट्रांजिट आ गया, जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ मेन फॉर्मेट में एडजस्ट करना होता है, ठीक है। उसके बाद नोट 4 पे चलते हैं। वो कहता है प्रीमियर इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विच एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वर क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। आपको बस ये समझना है कि प्रीमियर की इन्वेस्टमेंट थी, उस इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टमेंट थी जिसका नाम था FVTOCI, बस, ठीक है। आप अभी के लिए आपको बस यही समझना है। द इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज्ड इन वैल्यू बाय 300,000 ड्यूरिंग द ईयर। वो जो इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाली, वो 3 लाख से बढ़ गई है इस साल में। The other equity reserves relates to these investment and it is based on their value as at 30 September 2020W9. There were no acquisitions or disposal of any of this investment during the year ended 30 September 20x0, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें। नंबर वन तो आपको समझ आ गई कि इन्वेस्टमेंट थी प्रीमियर की, वो 3 लाख से बढ़ गई। तो आपने सीधा सीधा जो मेन फॉर्मेट है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख से या 300 से आपने बढ़ा देनी है। दूसरा, इक्विटी के सेक्शन में यहाँ पर अदर इक्विटी रिजर्व लिखा हुआ है, और आगे लिखा हुआ है कि ये नोट 4 में इससे रिलेटेड डाटा है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब इंक्रीज हुई है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी बढ़ेंगी और आपकी इक्विटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आपने दोनों को इंक्रीज करना है 300,000 से, ठीक है। बस इस नोट में आपने ये समझना था। नोट 4 से आपको ये पता चला कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट आती है और अगर उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है तो हमने पेरेंट कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको उस इंक्रीज से बढ़ा देना है और इक्विटी को उतने से बढ़ा देना है। ये एडजस्टमेंट आपको नहीं, ये अब आपको पता चल जानी चाहिए कि अगर FVTOCI आ गया तो हमने उसको ऐसे डील करना है। वैसे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको याद होगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के सेक्शन में आप क्या करते थे, गेन को ऐड करते थे और लॉस को माइनस करते थे। तो प्रॉफिट और लॉस में इसकी ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद वो कहता है कि जी नोट 5 में कि फेयर वैल्यू ऑफ NCI जो है वो आपका है 3.5 मिलियन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेयर वैल्यू ऑफ NCI 3,500 हो जाएगा, 000 में हमने वर्किंग करनी है। फिर वो कहता है कंसोलिडेटेड गुडविल वाज इम्पेयर्ड बाय 1.5 मिलियन। तो इम्पेयरमेंट भी आपको दी हुई है। यहाँ पर मैंने नेट एसेट एक्विजिशन लिखने में यहाँ पर से लिख देता हूँ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट एक्विजिशन डेट। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिंक दे देता हूँ, जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो खुद यहाँ पर आंसर आ जाएगा, तो लिंक यहाँ से लिंक हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगी गुडविल एट एक्विजिशन, और इस पे आप इम्पेयरमेंट जो है वो जब एडजस्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट। तो इम्पेयरमेंट मुझे पता है कितनी है, 1.5 मिलियन यानी कि 1,500 की।
तो बहरहाल अभी हम जब वो चीजें पुटअप करेंगे तो वो आ जाएगा। अब हम लास्ट नोट पे पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सैनफर्ड्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 20x0 वाज 3.9 मिलियन। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो था सैनफर्ड का, यानी कि सब्सिडरी का प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर ईयर जो था सब्सिडरी का, वो था 3900। ठीक है, अब आपने रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन हम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। इस सवाल में दो चीजें नहीं है आपके लिए। नंबर वन, कि अगर आपको एक्विजिशन डेट पे रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं दी हुई तो आप वो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर को इस्तेमाल करते हुए। नंबर टू, जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो एडजस्टमेंट है वो कैसे अकाउंट फॉर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, अब देखें, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स जो थी वो आपकी 4500 थी, या रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट, और पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ है वो 3900 हुआ है। अब हमने सब्सिडरी को कितने महीने बाद हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, 4 महीने बाद। यानी कि जो 4 महीने का प्रॉफिट बनता है वो बनता है 1300। इस 4 महीने का जो प्रॉफिट है जो हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए वो कितना बनता है, 1300। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट, अब रिटेन अर्निंग्स एट सॉरी एक्विजिशन डेट आप कैसे निकालेंगे। आप जो है वो, एक मिनट यहाँ पर इसको, ठीक है यहाँ पर मैं करता हूँ रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट। जो आपकी रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग्स है, जो आपकी रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग्स है, उसमें से आपका जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है उसको आपने माइनस करना है, जो हमने निकाला 1300, तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट आ जाती है। रिपोर्टिंग डेट में से आपने जब प्रॉफिट माइनस किया तो आपके पास जो है वो रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट आ जाती हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है आप रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट के लिए भी निकाल सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि यार एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स कितनी थी। जैसे यहाँ पर हमने 3200 निकाली, प्लस उस किस सिचुएशन में आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे, कितने महीने का प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, 4 महीने का, क्योंकि 4 महीने बाद आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो यही 4500 जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा था, यही आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको एडजस्ट करना है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख के दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स आप कैसे निकालते हैं। लॉजिक ये होता है कि हमें रिपोर्टिंग डेट की अगर पता है तो हम जो हमारी एक्विजिशन डेट है वहां तक जितना भी प्रॉफिट है उसको डिडक्ट कर देते हैं, तो हम लोग एक्विजिशन डेट तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जो हमारा आंसर आता है वो हमारा रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन होगा। तो रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने माइनस करना है, प्रॉफिट कितना माइनस करना है, रिपोर्टिंग से एक्विजिशन तक रिवर्स जाते हुए जितने महीने बनते हैं उनका प्रॉफिट आपने माइनस करना है। पूरे साल का प्रॉफिट आपने माइनस नहीं करना। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट है वो आपने रिपोर्टिंग से एक्विजिशन पे जब आप रिवर्स जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने महीने बनते हैं। जैसे यहाँ पर आ, 4 महीने बनते थे, तो आपने जो 3900 पूरे साल का प्रॉफिट था उसमें सिर्फ 4 महीनों का जब माइनस किया तो आप कहाँ पर पहुंच गए, रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट पे पहुंच गए, यानी कि आप रिवर्स चले गए। अगर आपने रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट निकालनी है और आपको एक्विजिशन डेट की रिटेन अर्निंग्स पता है और प्रॉफिट पता है, तो आपने रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन डेट पे प्रॉफिट ऐड कर देना, कितना, जितने महीने तक जितने महीने बनते हैं रिपोर्टिंग डेट तक, तो आप रिटेन अर्निंग्स एट रिपोर्टिंग डेट निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला है, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एडजस्टमेंट थी नई जो कि आपने समझनी थी। अब हम आगे मूव करते हैं, इसका टोटल ले लेते हैं, इज इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ मैं फॉर्मूला लिंक कर देता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने वो लिंक किया हुआ था तो नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर आ गए। गुडविल एट एक्विजिशन डेट हमने निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई प्लस नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि माइनस होते हैं लेकिन माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यही यूज किया। अब यहाँ से आप सम कर लेंगे, आपके पास गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी। इसके बाद वर्किंग फोर पे चलते हैं, $000 सबसे पहले हमारा आएगा फेयर वैल्यू ऑफ
एनसीआई, तो मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 3500। इसके बाद आएगा एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, आप पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। इज इक्वल टू एनसीआई की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट रिपोर्टिंग डेट का प्रॉफिट माइनस एक्विजिशन डेट का प्रॉफिट। तो ये आपके पास आ जाएगा एनसीआई का शेयर। फिर आपके पास आएगा एनसीआई शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट, जो गुडविल की इम्पेयरमेंट हुई है उसमें एनसीआई का कितना शेयर बनता है, इज इक्वल टू इम्पेयरमेंट पे आप गए और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया एनसीआई की परसेंटेज के साथ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एनसीआई का टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। पेरेंट की रिटेन अर्निंग, अच्छा अब यहाँ पर मैंने जैसे लिखा हुआ है ना पेरेंट रिटेन अर्निंग्स, अब आपको पता है कि पेरेंट कंपनी प्रीमियर है तो आप प्रीमियर रिटेन अर्निंग्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी की जगह आप नेट एसेट्स ऑफ सैनफोर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम यूज करते हैं, ठीक है। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स हम देखते हैं कितनी है, 12,300। फिर आपका आएगा पेरेंट शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो इज इक्वल टू पेरेंट की परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट, तो 760 आ जाएगा। इसको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं कि एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट के दरमियान कितने से रिजर्व्स बढ़े सब्सिडरी के, हमारा प्रॉफिट होता है। फिर आता है पेरेंट शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या पेरेंट की परसेंटेज पे मल्टीप्लाई किया गुडविल की इम्पेयरमेंट जो यहाँ पर है 1500। इसके अलावा तो खैर पर फिर कुछ भी नहीं है, बस फिर यही तीन चीजें आएंगी। जीआरई सम, सॉरी सॉरी ये यहाँ पर एक मिनट, इज इक्वल टू मैंने डाला नहीं है, इज इक्वल टू 80% टाइम्स गुडविल इम्पेयरमेंट इज इक्वल टू सम ब्रैकेट शिफ्ट एंड देन दिस। तो ये मेरे पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई, वर्किंग्स होगी ख़त्म। अब हम चलते हैं मेन फॉर्मेट पे। कुछ चीज़ें हमने याद रखनी है मेन फॉर्मेट पे जाते हुए। नंबर वन के शेयर एक्सचेंज हुआ हुआ है और उसने कहा हुआ है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कैपिटल और उसको बढ़ाना है प्रीमियम को। दूसरी चीज़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है उस जितने से वो इंक्रीज आया है वो हमने इन्वेस्टमेंट्स को और जो अदर इक्विटी रिजर्व्स लिखा हुआ है उसको भी उतने से बढ़ाना है, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा $000 $000 नॉन करंट एसेट्स। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कभी कभार मैं पीपीई भी लिख देता हूँ, तो वैसे पूरा ही लिखें तो बेहतर होता है, ठीक है। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, जस्ट प्रैक्टिस क्योंकि हम कर रहे हैं तो मैं कभी कभार थोड़ा जल्दी में शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगी इन्वेस्टमेंट्स की सेक्शन है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट्स। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है गुडविल। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी आता है यहाँ पर, लेकिन वो इस सवाल में एसोसिएट कंपनी है नहीं, तो उसके लिए हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। हेयर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले हम करेंगे पेरेंट कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि है 25,500, देन सब्सिडरी का 13,900, और सॉरी इसमें हमने फिर जो फेयर वैल्यू रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हमने करनी है, प्लस यहाँ पर इस दफ़ा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस होगी,
और डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड होगी। यूजली क्या होता था कि जब एसिड की वैल्यू बढ़ती थी तो हमने वो इंक्रीज को ऐड करते थे और उस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे, क्योंकि यहाँ पर एसिड की वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगी और हमने एसिड को कम करना है, ठीक है। गुडविल, अच्छा, गुडविल को यहाँ पर मैं चले लिंक दे देता हूँ। गुडविल हमारे पास आई है 7800। देन आती है इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 1800 है। इसमें जो आपस की इन्वेस्टमेंट है उसको हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपस की इन्वेस्टमेंट कैश है, ठीक है, तो हमने रिमूव करना है। शेयर एक्सचेंज का इस इन्वेस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं जाता। इसका कहाँ पर जाता है, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, इक्विटी में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जब सिर्फ कैश पेमेंट आप कर रहे हो बेसिकली, तो वो इस इन्वेस्टमेंट में काउंट होती है, तो क्योंकि उसका इफेक्ट यहाँ पर जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर हो गया हमारा डन। नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू सम। उसके बाद हमारे आएंगे, अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। 300 से हमारी इक्विटी भी तो इंक्रीज हुई थी, तो ये हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट थे बस उनको एडजस्ट कर दिया। 1800 जो कि सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट की थी, कैश पे किया था, 800 उसको माइनस कर दिया, और 300 से जो हमारी एक और इन्वेस्टमेंट बड़ी थी एफ वी टी ओ सी आई वाली, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स। तो यहाँ पर कंट्रोल बी अंडरलाइन कर दिया। इसमें मेरे पास आएगा इन्वेंट्री, उसके बाद आएगा रिसीवेबल्स, देन आएगा कैश। अब तीनों में एडजस्टमेंट जाएगी कोई ना कोई। इन्वेंट्री में पर्व जाएगा, रिसीवेबल और कैश में कैश इन ट्रांजिट, और रिसीवेबल में इंटर कंपनी बैलेंस भी एडजस्ट होगा। इन्वेंट्री को करते हैं 5300 प्लस 500 प्लस पर माइनस होता है, लेकिन क्योंकि वहां पर ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रिसीवेबल्स आपका 4200 प्लस 100 माइनस इंटर कंपनी बैलेंस जो था वो था, कितना था देख लेते हैं। इंटर कंपनी बैलेंस, इंटर कंपनी बैलेंस था 350 का, और कैश इन ट्रांजिट था 130 का। 350 का इंटर कंपनी बैलेंस था, 350, और 130 का कैश इन ट्रांजिट था। तो ये रिसीवेबल्स आ गया, कैश आ गया, कैश तो नहीं, यहाँ पर बैंक लिखा हुआ है तो मैं भी बैंक लिख देता हूँ। 3000 प्लस 800, और कैश इन ट्रांजिट इसमें ऐड होगा क्योंकि कैश क्या हमारे पास आ रहा होता है तो यहाँ पर ऐड होगा। इनका टोटल ले लेता हूँ, सम, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, मेरे टोटल एसेट्स आ जाएंगे, कंट्रोल बी एंड। अब मेरे टोटल एसेट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी से मैच करने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्विटी, लाइनिंग आता है। इक्विटी में सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर प्रीमियम यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है शेयर एक्सचेंज हुआ है और मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि शेयर प्रीमियम भी कोई ना कोई आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ पर शेयर प्रीमियम भी लिख देता हूँ, उसमें भी जो चीज़ जाएगी वो मैं यहाँ पर कर दूंगा एडजस्ट। उसके बाद ये अदर इक्विटी रिजर्व्स की जो हेडिंग बनी है बिल्कुल मैं वैसे लिख दूंगा, अदर इक्विटी रिजर्व। और लास्ट में मेरे पास आता है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। अब शेयर कैपिटल कैसे बढ़ाएंगे, इज इक्वल टू, अभी करंट कितना है 12,000, और जितना भी इंक्रीज होगा वो हम रिकॉर्ड करते हैं। 5000 शेयर्स थे सब्सिडरी के, जिसमें से आपने कितने एक्वायर किए, 80% एक्वायर किए। 80% एक्वायर किए, और किससे एक्वायर किए, शेयर एक्सचेंज के थ्रू। 3 for 5 शेयर एक्सचेंज था तो 3 for 5 कर दिया मैंने। और नॉमिनल वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू जाती है। ये शेयर कैपिटल आ गया। प्रीमियम में अगेन मैं वही काम करूंगा, 5000 शेयर्स थे जिसमें से आपने 80% एक्वायर किया। कैसे एक्वायर किया, 3 for 5 शेयर एक्सचेंज के थ्रू। और प्रीमियम में डिफरेंस जाता है मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू का। मार्केट वैल्यू 5 है, नॉमिनल वैल्यू 1 है, तो जो 4 है वो आपका प्रीमियम में जाएगा। अदर इक्विटी रिजर्व्स में ऑलरेडी पेरेंट के कोई रिजर्व्स गिवन है 500 के, प्लस 300 से इंक्रीज भी हो रहा था जो एफ ई टी ओ सी आई है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ग्रुप रिटेन अर्निंग्स जो है उसकी यहाँ से मैं लिंक यहाँ पर दे दूंगा, तो ये मेरा इक्विटी खत्म हो जाएगा। तो मेरा इक्विटी सेक्शन आ गया। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ
नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे इसकी सिंगल लाइन ही होती है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो भी आंसर है लिंक कर देता हूँ 3390। उसके बाद आपका लाइबिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ करंट लाइबिलिटीज ही है, तो मैं भी बस करंट ही लिख देता हूँ, नॉन करंट तो है ही नहीं। करंट लाइबिलिटीज कंट्रोल बी यहाँ पर हो गया। वन लाइन में ही इसको एडजस्ट कर देते हैं, एक से ज़्यादा है नहीं। पेरेंट की लाइबिलिटीज हैं करंट 15,000, सब्सिडरी की हैं 6,800। और जिस स्टूडेंट की प्रैक्टिस अच्छा है, जिस स्टूडेंट का कंसेप्ट अच्छा है, उसको ये भी पता है कि करंट लाइबिलिटीज में पेबल्स आता है, और पेबल्स में से आपका इंटर कंपनी बैलेंस डिडक्ट होता है जो कि 350 था, तो वो आपने यहाँ से डिडक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज जो है वो लेते हैं कंट्रोल बी। इसको हम प्लस एनसीआई और प्लस इक्विटी का टोटल, तो ये हमारा ओके। यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक हुई है। रिसीवेबल्स ठीक रिकॉर्ड की है 4200। अच्छा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक ये की है कि रिसीवेबल्स 1100 थे, मैंने कितने रिकॉर्ड कर दिए 100। तो 1100 में करता हूँ, तो देखें 61,500 हो गया, और यहाँ पर भी ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। तो ये था हमारा CSOFP 2010 के एग्जाम का ये क्वेश्चन था, पास पेपर क्वेश्चन था, जो कि हमने सॉल्व किया। अच्छा, अब इस जो क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया है उसकी मार्किंग स्कीम भी जो है ना आपके सामने है, ठीक है। अब एग्जामिनर कैसे चीजों को मार्क करता है, अब आपने वो समझना है, ठीक है। नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के 2 मार्क्स हैं, यानी कि अगर आपने ये चीज ठीक निकाली 38,250 आपका आंसर ठीक आया, या एडजस्टमेंट्स आपने ठीक की, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। गुडविल जो है उसके 4 मार्क्स हैं। गुडविल के देखें, अगर आप इतनी थोड़ी लेंथी वर्किंग करते हैं तो उसके एग्जामिनर ने 4 मार्क्स रखे हुए हैं। अगर आपने गुडविल का आंसर ठीक निकाला है तो आपको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का 1 मार्क है। इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने इन्वेस्टमेंट का आंसर ठीक निकाला तो आपको 1 मार्क मिलेगा। तो अगर आपने नॉन करंट एसेट का पोर्शन सारा ठीक किया तो आपके 7 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद आता है करंट एसेट्स। अब करंट एसेट में अगर आपने इन्वेंट्री ठीक निकाली है 5,400, तो इसका आपको मिलेगा 1.5 मार्क। रिसीवेबल का भी आपको 1.5 मार्क मिलेगा, और बैंक का भी जो आपको कितना मिलेगा 1 मार्क मिलेगा। यानी कि 4 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो गया। 7 मार्क्स नॉन करंट एसेट और 4 मार्क्स करंट एसेट, तो 11 मार्क्स आपको टोटल एसेट से ही मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टूडेंट का ये होता है कि सर फॉर एग्जांपल बैंक हमारा आंसर गलत आया है, तो हमारा टोटल एसेट्स भी गलत आया होगा, तो हमारी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज तो मैच ही नहीं कर रही होंगी, तो मतलब वो एग्जामिनर ज्यादा मार्क्स तो नहीं काटेगा, या पूरे सेक्शन को तो गलत नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। हर चीज के अपने नंबर होते हैं, हर चीज के अपने नंबर होते हैं। अगर आपने एक चीज गलत की है तो बस उसी के नंबर कटेंगे। अब उस गलत फिगर से आगे आपने बाकी चीजों को सही कैलकुलेट किया, जस्ट फिगर क्योंकि आपने गलत कैलकुलेट की हुई थी, लेकिन उससे अगली जो चीजें हैं उनको अगर आपने ठीक किया है, बेशक वो रॉन्ग फिगर भी यूज करते हुए, तो स्टिल आपको उसके मार्क मिलेंगे। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल के आपके जो है 1.5 मार्क्स हैं, प्रीमियम के 1 मार्क्स हैं, अदर इक्विटी रिजर्व के 1 मार्क्स हैं, ग्रुप रिटेन अर्निंग्स के आपके 2.5 मार्क्स हैं, ठीक है। और एनसीआई के आपके 2 मार्क्स हैं, और करंट लाइबिलिटीज के आपके 1 मार्क। तो ये देखें ऐसे जो है ना ये सारा कुछ डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये थी आपके सामने मार्किंग स्कीम। तो ये एक बहुत 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 बेनिफिशियल चीज़ है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि सर लेट्स से ये मेरा गुडविल का आंसर है 7,800, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेट एसेट्स जो थे वो गलत निकाले। यहाँ पर अगर मैंने लेट से नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी जो है वो मैंने उसमें जो जैसे रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन जो है वो मैंने ठीक नहीं निकाली, तो जब वो मैंने ठीक नहीं निकाली होगी तो मेरा ये जो चीज़ है ये गलत आई होगी। ये चीज़ अगर मेरी गलत आई होगी तो इसका मतलब ये है कि मेरे गुडविल का आंसर भी गलत आएगा। गुडविल का आंसर अगर मेरा गलत आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो गुडविल का आंसर गलत हो गया। सिर्फ देखें इस चीज को
गलत करने से, सिर्फ वर्किंग 2 में कोई आपने अगर मिस्टेक की है तो उसका इम्पैक्ट वर्किंग 3 में भी जाता है, वर्किंग 4 में भी जाता है, वर्किंग 5 में जाता है। तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि सर मैंने वर्किंग 2 में कोई चीज गलत कर दी, लेट से ये रिटेन्ड अर्निंग्स एट एक्विजिशन की फिगर मैंने गलत कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लेट से लिख दिया 3000, 32 लिख दिया। अब देखें सारी फिगर्स चेंज होगी, गुडविल भी चेंज होगी आपकी, आपकी जीआरई भी चेंज होगी, आपकी एनसीआई भी चेंज होगी, ठीक है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के कटेंगे, बाकी चीजों के नहीं कटेंगे। अगर इस गलत फिगर की बेस पे आपने गुडविल ठीक निकाली हुई है ना, तो एग्जामिनर देख लेगा यार इसको पता है कि नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट एक्विजिशन डेट माइनस करने, तो इसका मतलब है इसको कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह जो है ना आपके गुडविल और रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई के नंबर नहीं कटेंगे, इस चीज के आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेनिफिशियल चीज है, आपने याद रखना, ठीक है। तो स्टेप हर चीज के जो है ना हर वर्किंग के नंबर होते हैं। तो अगर एक चीज आपने गलत कर दी और आपको अगर ये डर है कि यार एक चीज मैंने गलत कर दी उसका इफेक्ट बाकी जगहों पे भी जा रहा था तो वो सब टोटल्स गलत आएंगे तो मेरे सारे मार्क्स कटेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने उस गलत फिगर को यूज करते हुए भी आगे वर्किंग्स ठीक की हुई हैं तो उन वर्किंग्स के आपको नंबर मिलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो इधर 2 और 0, या 2 मार्क्स मिलेंगे या 0 मिलेगा, लेकिन लॉन्ग में आपको हर स्टेप की मार्क्स मिलते हैं, तो आप वहां पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये मार्किंग स्कीम आपके सामने है।